जय हिंद यारो। वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल एग्जाम अफेयर्स बाय आनंद सर। आज हम पढ़ेंगे क्या फोर्सेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये कवर किया था कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जिसमें हमारी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी का कोई भी कांटेक्ट ना हो, किसी से कोई भी कांटेक्ट ना हो। जैसे अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद जैसे और तैसे तो हम कर ही देंगे। डेफिनेशन क्या है? व्हेन any two or more body experience force without making any contact, यानी बिना कांटेक्ट बनाए कोई दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपस में अगर फोर्स डेवलप कर रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, इसका मतलब वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। बिना टच के मेरे पास कोई ऐसा जादू आ जाए कि मैं आंखों से ऐसे करूं, ये पेन ऊपर उठ जाए उठ जाए उठ जाए, पेन अपने आप ही ऊपर उठ जाए, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। और वो फिल्मों में देखा होगा, ऐसे करके जादू दिखाते हैं तो चीजें ऐसे ऊपर उठने लगती हैं। इसका मतलब उसने ऑब्जेक्ट को कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ऑब्जेक्ट को कोई टच नहीं किया है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स कितने तरह का होता है? सबसे पहला फोर्स हम ये पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी फोर्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरी फोर्स इसमें हम पढ़ेंगे तीसरी फोर्स जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो रहेगा न्यूक्लियर फोर्स। और चौथी फोर्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतने तरह की फोर्स को हमें रीड आउट करना है, हमें समझना पड़ेगा ये सारी फोर्सेस हैं क्या। तो शुरू करते हैं पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेट से तो सबने खेला होगा बचपन में, और अभी भी शायद खेल ही रहेंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिससे मैग्नेट का यूज करना है, खासकर मोटर है तो मैग्नेट का यूज होगा। और कभी मैग्नेट को देखा है ऐसे, एक मैग्नेट को, सपोज दीज आर टू मैग्नेट्स एंड I am considering these two caps are North Pole and these two ends are South Pole. अगर नॉर्थ पोल को आप बचपन में ऐसे पास में लाए होंगे तो दूसरा वाला मैग्नेट आगे की तरफ भागता बिना टच किए, आगे की तरफ भागता है। ठीक है, आगे की तरफ भागता है बिना टच किए। इसका मतलब उस टाइम तो पता ही नहीं था ये क्यों भागता है, बस मजे लेते थे खेलते खेलते। अब ये भागने का कारण क्या है कि दोनों पोल्स अपोजिट हैं, और जब अपोजिट पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपल करेंगे। रिपल करेंगे ना, रिपल इसलिए करेंगे अगर आप ठीक ठाक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूं मैं, अगर आप एक बॉय हैं तो एक बॉय कभी भी बॉय की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, हमेशा अपोजिट पोल है ना, अपोजिट पोल। ना तो एक गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होती है, होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। तो ऐसा ही सेम है कि अगर सेम पोल रहेगा, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल रिपल ईच अदर। बट वाई? तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ये कैसे होता है? when magnetic field lines
attract or repel other magnetic object, then it is said to be magnetic force. यानी एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट का मतलब मैग्नेट भी हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की तरफ खींचा चला आए या उससे दूर भागे, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखी है। अब एक मैग्नेट बनाते हैं, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में जहां पे यहाँ पे मैं बना देता हूं नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां से कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से और एंड होती हैं साउथ पोल पे, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे एंड होती हैं। अगर काफी दूर पे आपने मैग्नेट रखा हुआ है और कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन का बना हुआ है, तो वो उसकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मींस उसके जो इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन होते हैं वो हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेट आ गया, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब यहाँ पे दो मैग्नेट में रखता हूं, दो मैग्नेट, एक मैग्नेट ये रहा, दूसरा मैग्नेट ये रहा। अब यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा रिपल्शन। रिपल्शन यानी अगर पोल सिमिलर होगा, सेम पोल होगा, तो हमेशा रिपल्शन होगा। और दूसरा एक मैग्नेट हम यहाँ पे लेते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और फिर से साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। होता ही है अट्रैक्शन, रियल लाइफ में देखो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अट्रैक्शन में जरूर होंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। अब इसे मैं मिटा करके थोड़ा लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूं। ये तो होगी मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन। नाउ कम टू द पॉइंट्स। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी अगर सेम पोल होगा तो रिपल्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात ये, या फिर सिमिलर पोल्स की जगह आप यहाँ पे अनलाइक लिख सकते हैं, अनलाइक पोल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लाइक पोल्स लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स अगर होंगे तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट हैज टू पोल्स, दो पोल होते हैं इसके। कौन सा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ये दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर। अब यहां से मैं आपको कुछ किस्से याद दिला देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। आपने अगर धमाल फिल्म देखी हो तो जब वो अपने पापा की कार की चाबी चुरा रहा होता है, ठीक है, तो ऐसे बेल्ट में मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट को घुमाता है, मैग्नेट को घुमाता है, जबकि वो चाबी रखी होती है दूर पे, लेकिन वो मैग्नेट ऐसे बेल्ट में अपने घुमा करके, होता क्या है, वो मैग्नेटिक चीज जो है उसकी तरफ खींची चली आती है, उसकी तरफ खींची चली आती है, ठीक। अब यहाँ पे मैग्नेट जो होता है, ये तो नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात होगी। अगर आप मैग्नेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये फॉर्मूला है कि आप जितनी ज्यादा करंट पास करवाएंगे, यानी करंट इंक्रीज करेंगे,
मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा इंक्रीज करते जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करवाना। अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर में आपने करना क्या है? वाइंडिंग कर देनी है, वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं तो ये जो चीज बन के तैयार हो जाएगी, ये मैग्नेट का एक हिस्सा बन के तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस वाइंडिंग के अंदर मान के चलिए ये रहा एक आयरन और आपने इसके ऊपर ऐसे तार लपेट देना है, ठीक है, कॉपर का वायर लपेट देना। अब ये दोनों एंडिंग को आपने बैटरी से कनेक्ट कर देना है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर है ये मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है उतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जितना ज्यादा करंट बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे या फिर आप लूप बढ़ा दीजिए तब भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर आप करंट घटा देंगे और लूप भी घटा देंगे तो भी मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना था मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या है, तो जहां जहां भी फोर्स आ जाए उधर यूनिट न्यूटन हो जाती है, उधर यूनिट अपने आप ही न्यूटन हो जाती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक तो इलेक्ट्रो है, दूसरा स्टैटिक है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी रुका हुआ कोई चार्ज है, इलेक्ट्रो। सेकेंड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक। The force of interaction between objects due to the charge, अब आपने देखा होगा कई बार आपने ऐसे 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 बाल पे रगड़ के पेन, उसके बाद आप क्या करें, स्केल को रगड़ करके आप क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे चिपकाते हैं तो अचानक से वो चिपक जाते हैं, कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके ऐसे रगड़ने की वजह से कागज के टुकड़े चिपक जा रहे हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? कभी आप बहुत बढ़िया से ऐसे रनिंग करते हुए आते हैं और अचानक से आपको कोई टच करता है तो झटका सा लगता है। जब आपके कपड़े ऐसे रगड़ रहे होते हैं तो वहां भी चार्ज डेवलप होता है, मतलब जो भी चीज आप ऐसे रगड़ेंगे चार्ज डेवलप हो जाएगा। अरे आपके घर में सबसे जीता जाता एग्जांपल है, टीवी के सामने जाइए, अपनी टेलीविजन के सामने, और अपने हाथ को ऐसे रखिए, देखिए आपके सारे रोए गूज बम्स ऐसे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब उधर से कोई तो है जो अंदर बैठा हुआ है लेकिन बैठे बैठे अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी इस पेन के अंदर भी या स्केल के अंदर भी कोई तो है जो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। चार्ज दो तरीके का, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर चार्जेस के बारे में हम देखें, चार्ज जितना ज्यादा रहेगा अट्रैक्शन पावर या रिपल्शन पावर उतनी ज्यादा रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उतनी ही ज्यादा रिपल्शन या उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन पावर रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब चार्ज जो है दो तरीके का है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम होती है, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलॉम होता है, -19 कूलॉम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं बिना किसी को टच हुए, ये किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं बिना टच हुए। अब वापस आते हैं
कभी सर्दियों में आप कंबल ओढ़ के सोए, यानी ब्लैंकेट ओढ़ के, मिंक ब्लैंकेट, खासकर वो जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा आता है, अंदर हाथ करके आप ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ स्पार्क्स नजर आएंगे। स्पार्क इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ऐसे रगड़ने की वजह से, ठीक है, रगड़ने की वजह से वो जो मिंक ब्लैंकेट है, इट इज गेटिंग चार्ज आ रहा है उसके अंदर, और बार बार आप कर रहे हैं, चार्ज बढ़ा रहे हैं, चार्ज घटा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पार्क आ रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब कारण क्या है कि कुछ टाइम के बाद जब आपने ऐसे ऐसे बालों के अंदर लगाए स्केल और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाने की कोशिश कर, वो तब तक चिपकेगा जब तक चार्ज बराबर नहीं हो जाता। जब तक चार्ज बराबर नहीं हो जाता तब तक वो चिपकता रहेगा। जैसे ही चार्ज बराबर हो जाएगा उसके बाद आप कितना भी कागज की चिपकाने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाएगा, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। यानी जिसके अंदर पॉजिटिव, मान लेते हैं ऐसे ऐसे रगड़ा मैंने इसे और इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ गया, तब ये करेगा क्या, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और उतना चार्ज एक्वायर करेगा कि जब तक जितना पॉजिटिव हुआ है उतना नेगेटिव ना हो जाए। यानी ओवरऑल ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और चार्ज का बताते हैं, कभी गौर नहीं किया होगा, कभी नया ट्रक खरीद के लाइए, अरे मत लाइए, देख लीजिए रोड पे नया ट्रक देखिए और बसेस देखिए, बस के पीछे एक चेन लटकी रहती है, छोटी सी चेन इंजन से लटक रही होती है और ऐसे बना रहता है, ऐसे कड़ी बनी रहती है चेन और नीचे ऐसे बना रहता है, ये चेन लटकी रहती है। कारण क्या है, जब कोई भी चीज मोशन में होती है तो हवा से फ्रिक्शन करके अपने आप ही चार्ज हो जाती है, और जब चार्ज हो जाती है तो बस में झटका ना लगे बैठे हुए पैसेंजर्स को, तो यहाँ एक चेन लटकाई रहती है। जैसे ही अगर ब्रेकर पे आती है बस, या बस के सॉकर्स कभी ऊपर नीचे होते हैं, तो जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट किया है उस बस ने, ये जंजीर जैसे ही, ये जो चेन है जैसे ही जमीन से टकरा जाती है तो सारा का सारा चार्ज जो है अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी ग्राउंड में चला जाता है, जिससे कोई भी झटका नहीं लगता किसी भी पैसेंजर को, ठीक है। अब चलते हैं एक स्पेशल फोर्स को देखने के लिए, जो कि है न्यूक्लियर फोर्स। पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन इसकी एक खामी है। क्या खामी है, देखते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो किसी किसी के दिमाग में तो आ जाता है भाई साहब न्यूक्लियर बम ही बना डालेंगे यार। न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, तीसरी बात जो मैंने बताई थी, न्यूक्लियर फोर्स अगर ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया और ये एटम का क्या हो गया, ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अब एटम का साइज इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना आयन छोटा होता है भाई, इतना बड़ा होता है कि आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा इसके देखने के लिए। यानी अगर एटम मैं बोलूं कि इतना बड़ा होता है कि आंखों से नहीं दिखाई देता, तो न्यूक्लियस तो एटम के अंदर होता है ना, वो तो और नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे बात क्या है, न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग बोला क्यों जा रहा है। एक छोटा सा न्यूक्लियस इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता है, यानी अपने अराउंड घुमाता रहता है किसी एक ऑर्बिट के अंदर। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट करती है, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। भैया कहीं जाएगा नहीं कोई भाग के, कहीं इधर उधर निकल ले,
सारे इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। जब भी आपको कोई मेटल या फिर कोई भी नॉन मेटल मिले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब में ही होता है। तो ये जो हिस्सा है न्यूक्लियस, ये सबको बाइंड करके रखता है। न्यूक्लियस binds the electron towards the सेंटर की तरफ बाइंड करके रखता है, कोनो इलेक्ट्रॉन भाग न जाए। और जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाता है, ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक पार्टिकुलर ऑर्बिट तक रह जाता है। अब ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट लेवल के ऑर्बिट में है वो जाने देगा, जाने बिल्कुल नहीं देगा। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप पढ़ने के लिए कोटा चले जाएं, है ना, पढ़ने के लिए अगर कोटा चले जाएं और दिल्ली में रह रहे थे तो पापा की नजरों के सामने थे, यानी पापा को मान लिया जाए न्यूक्लियस और आप उनके लिए इलेक्ट्रॉन, तो बाइंडिंग फोर्स एकदम बहुत तगड़ी है भाई साहब। शाम को 6 बजे तक घर नहीं आए ना, एकदम से फोन जाएगा, बेटा किधर, और जिधर भी हो तो फिर लाल हो जाएगी तुम्हारी। अब यहां से कोटा चले गए, कोटा चले गए यानी ऑर्बिट बढ़ गया, ऑर्बिट का साइज बढ़ गया, या एटम बड़ा वाला आ गया। अब पापा तो इधर बैठे हुए न्यूक्लियस, ठीक है, और आप बैठे हुए कोटा के अंदर। अब पापा ने कॉल किया, बेटा क्या कर रहे हो, अब कॉल तो करेंगी ना। अब यहाँ देखो अट्रैक्शन का मामला यही आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है। पापा को याद है, आपको कॉल घुमा दिया पूछने के लिए, बेटा कर क्या रहा है, जरा पता कर ले, खाना पीना खाया कि नहीं खाया। तो बेटा बैठा हुआ है फ्रेंड के साथ मूवी देखने, और जैसे ही पापा फोन है, म्यूट कर म्यूट कर म्यूट कर, साउंड को म्यूट किया, हाँ जी पापा जी पढ़ रहा हूँ। पापा देख नहीं रहे हैं, पापा ने आपकी बात को मान लिया। यहाँ क्या है, ऐसे ही जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने लगेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने लगेंगे तो होगा क्या, अट्रैक्शन पावर अंत वाले ऑर्बिट में यानी एंड वाले ऑर्बिट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, एकदम से कम नहीं होगा, ठीक है, एकदम से कम नहीं होगा। एक्साइटेड स्टेट में आएगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा बिल्कुल भी, ठीक है, झुकेगा नहीं। नेक्स्ट फोर्स की बात अगर हम करें, नेक्स्ट वाली जो फोर्स आ जाती है, ये आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सच मानो तो मुझे सबसे अच्छी फोर्स यही लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ मूव कर रही है, गोल गोल घूम रही है इतनी जोर जोर से, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा अर्थ घूम भी रही कि नहीं। इसी मारे तो बहुत सारे बवाल हो चुके हैं। चलिए, चौथी जो फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, ग्रेविटेशन फोर्स है क्या? ग्रेविटेशन को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, देखो गुरु है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करे, गुरु जी अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेंगे और अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे इस फोर्स का मामला क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह में ये था कि अगर बीच में सेंटर में कोई पॉइंट आ गया तो वहां क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। खुद ही देखो ना, आप गए हैं कहीं पे शादी पार्टी में और आपको आपकी नजर किसी एक पे पड़ी, बहुत सुंदर लगी आपको, समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, और उसी जगह कोई और भी आगे ढेर सारी, तो नजर उधर भी भटक गई, यानी अट्रैक्शन गया ना। ये था चार्ज वाला मामला। लेकिन ग्रेविटी वाला मामला क्या है, ये बीच में कोई भी आ जाए, बीच में कोई भी आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बरकरार रहेगा एकदम। भाई ये डटी हुई फोर्स है एकदम, ठीक है, अपने दम पे रहती, टस से मस नहीं होती। चलिए देखते हैं क्या है ये। टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स are attracted by a force that is equal to the product और that is reciprocal लिखेंगे ज्यादा बढ़िया आएगा, that is
reciprocal to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance between them। अरे मास्टर जी का लिख दो, हमें समझ में नहीं आया। रेसिप्रोकल नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो जाता है आपकी अपने दोस्त यार से बहुत ज्यादा भैया बनी नहीं है, ठीक है। अगर वो 2 रोटी खाता है तो आप एकदम बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो 2 रोटी खा रहे तो हम भी कैसे पीछे रहें, हम तो भाई साहब 4 रोटी खाएंगे, वो 4 खाएगा तो हम 8 खाएंगे, यानी हमेशा आप डबल करें, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, नहीं प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। जो भी 2 ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का उनका मास m1 और m2 मान के चलते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मान लेते हैं r डिस्टेंस है और इनके बीच का डिस्टेंस r है। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं भाई साहब, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये है r और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो फाइनली फोर्स का जो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा Gm1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे G का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर उस पार्टिकल के, मेरे और सूरज के बीच में या मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसकी वैल्यू 6.67 क्रॉस 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है किसकी? ये वैल्यू हो जाती है कैपिटल जी की। तो मैं क्या बोल रहा था कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो तीसरे वाले ऑब्जेक्ट पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेरे और आपके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और कोई और भी यहाँ पे जो आ जाए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होगा जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। मास जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी पकड़ उतनी ज्यादा होगी, उसकी पकड़ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ब्लैक होल, यूनिवर्स में एक ब्लैक होल है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। वो ब्लैक होल का मास इतना ज्यादा है कि जो भी चीज उसके पास से गुजर रही होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एंड वेयर इट गोज नोबडी नोज। कितना बढ़िया है, वेयर इट गोज नोबडी नोज, ये कहां जाता है किसी को भी पता नहीं है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब आप स्टेशन पे उतरे और इधर देखो ना यार, आनंद सर की बहुत चलती है, अगर मैं बोलूं कि क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन आना, अगर मुझसे मिलने आना और किसी से भी बोलना कि आनंद सर के घर छोड़ दें, तो रेलवे स्टेशन तक मेरी चलती है। यानी मास बहुत ज्यादा है, बनाया अपन ने बहुत है, मास बहुत ज्यादा है, तो वहां से बंदा आपको मेरे घर तक लाके छोड़ देता है। यानी जो रेडियस है, रेंज है, ठीक है, जो रेंज है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। मास जितना ज्यादा होगा, मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हाँ, एक चीज और, लेकिन दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी में कम होता रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी में कम होता रहेगा। अब न्यूटन के सर पे, सर न्यूटन के सर पे जब सेब गिरा, जब उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, क्या उससे पहले जब उन्होंने सोचा नहीं था तो उससे पहले क्या सेब ऊपर की तरफ जाते थे या सेब ही नहीं गिरता था? लेकिन दिमाग में एक सोच आई कि सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, तो इसका कारण क्या निकल के आया? कारण ये निकल के आया कि अर्थ जो है सेब के मुकाबले, और यहाँ देखो डिस्टेंस बहुत कम है, सेब का पेड़ इतना सा होगा, अर्थ ये रही, तो सेब
और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। मास का तो एकदम समझो ही मत, पेड़ अर्थ के मुकाबले कितना सही, डस्ट पार्टिकल के बराबर का भी नहीं है। अगर हम अर्थ की और पेड़ की तुलना करें या अर्थ की और सेब की तुलना करें, तो सेब तो जमीन पे आके गिरा, अट्रैक्शन पावर बहुत है, सेंटर की तरफ खींचता है हमेशा। और यहां से जो फोर्स निकल के आता है एक और है, F इक्वल्स टू एम इंटू जी, ठीक है। और ये जो स्मॉल जी है, ये है कि जब कोई भी चीज फ्री फॉल होती है, आप इस चीज को ऐसे गिराएंगे, ठीक है, इसको ऐसे गिराएंगे और रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो, उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल। जस्ट आपने ऐसे नीचे की तरफ गिराना है, ठीक, नीचे की तरफ गिरा देना है। अब इसमें क्या है कि सवाल क्या पूछ लेता है कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मास है जिनका एक साथ गिराया जाए तो कौन सा वाला पहले गिरेगा। तो इसका आंसर ये है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ गिरेंगे। अब कोई बोले सर एक पेपर गिराया मैंने और एक पत्थर गिराया मैंने या पेन गिराया, आप उल्लू बना रहे हो क्या, दोनों चीज एक साथ कैसे गिरेगी। तो जवाब क्या है, जब पेपर है तो पेपर फैला हुआ है, ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा है, प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, प्रेशर कम लगेगा, लेकिन थ्रस्ट जो है नीचे से पेपर के ऊपर ज्यादा लगेगा एयर का, इसलिए पेपर बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब उसी पेपर को ऐसे गुचड़ मुचड़ करके एकदम ऐसे गोल गोल बॉल बना लिया, अब दोनों के एक साथ फेंका नीचे की तरफ। क्यों, पहले क्या था, एयर हिंड्रेंस लग रहा था पेपर के बीच में, एयर हिंड्रेंस लग रहा था, इसलिए पेपर बाद में गिर रहा था, ठीक है, इसलिए पेपर बाद में गिर रहा था। और ये जो जी स्मॉल जी है, ये इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और जो भी मास आता है, अब ये इसका यूज कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ या अर्थ के अंदर की तरफ जाता है, अर्थ से ऊपर अर्थ के अंदर, तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल जी है, अर्थ टू मून या किसी और प्लैनेट पे घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है। अब अर्थ और सन की अगर हम बात करें, अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही, क्यों, सन का मास बहुत ज्यादा है, और भी ग्रह सन का और भी प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे, क्यों, क्योंकि सन का मास बहुत ही ज्यादा है, सन का मास बहुत ही ज्यादा है। अब सन का मास बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत दूर की बात, जबकि 14 करोड़ किलोमीटर यानी 14 करोड़ किलोमीटर के लगभग दूरी है, तब भी वहां से देखो अट्रैक्ट कर रहा है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी कहां से कहां, मून से अर्थ की है। मून जो है अर्थ का 1/4 पार्ट मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो है, लेकिन अब अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व कर रहा होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो अपने इर्द गिर्द घुमाता रहेगा, ठीक है, इर्द गिर्द अपने घुमाता रहेगा। अगर आपकी अपने एरिया में बहुत चलती है ना, बहुत चलती है, आपके दादा है अपने एरिया में, तो आप किसी को भी बोलेंगे वो काम फटाक से हो जाएगा। क्यों, ग्रेविटी बहुत ज्यादा, अपनी मास बहुत ज्यादा है। तो इसी के साथ ये टॉपिक्स हो जाते हैं खत्म। होप सो आपको समझने में बहुत आसानी लगी होगी, और फिर हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप भी अपने टॉपिक्स शेयर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहिए, तो अपने रिव्यूज जरूर दिया करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे फैलाइए, और टॉपिक जरूर बताइएगा, शेयर करिए, लाइक